नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी को महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक बताते हुए उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद भी किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए डॉक्टर मुखर्जी का संघर्ष और त्याग सदैव अनुकरणीय है। उनका राष्ट्र सेवा का आदर्श और अमूल्य योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना रहेगा। कर्णप्रयाग में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहां पहुंच गए हैं। 40 लाख संख्या वहां होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूंकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हैं। डोईवाला विक्रम यूनियन के पदाधिकारी और चालकों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूनियन में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान अध्यक्ष प्रताप यादव पर मनमानी करने और सालों से चुनाव न कराने पर गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं सदस्यों का कहना है कि साल 2025 में भी बिना मतदान के ही अध्यक्ष पद की घोषणा कर दी गई, जिससे यूनियन में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील करते हुए मांग की गई है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि सदस्यों का विश्वास बहाल हो सके। डोईवाला विक्रम सोसाइटी का प्रधान प्रवीण कुमार और यहाँ पर उपस्थित सभी स्वामी मालिक, जिनके आवेदन पर हमने एसडीएम महोदय और नायब तहसीलदार महोदय को अपना विज्ञापन सौंपा है। जो 2025 जून के माह में चुनाव प्रक्रिया की गई थी, उसमें आधे से ज़्यादा वोटों की बिना वोटिंग हुए अपनी स्वेच्छा से और अपने तरीके से, मनमानी तरीके से जो चुनाव हुआ है, उसके विरोध के प्रदर्शन में दोबारा से चुनाव करने की मांग सभी स्वामी मालिकों की मांग है। जब चुनाव हुआ तो उसमें इन लोगों को एक लेटर सर्कुलेट किया गया है, जिसमें सभी बंदों से एक लिस्ट बनाई गई थी, वोटर लिस्ट। लेकिन जिस दिन चुनाव किया गया, उस चुनाव में मैं भी उपस्थित था और अन्य 20 बंदे होंगे, 20 से 25 लगभग। तो उसमें से 11 बंदे पदाधिकारी थे और सिर्फ 11 ही बंदे ऐसे थे जो वोटिंग थी। वोटिंग की जो सुचारू प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि बाकी सभी मालिक सहमत है कि हमारे जो पुराने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्यकाल इन लोगों ने चलाया अपना, तो हमारे सामने चुनाव लड़े ना, क्यों पीछे हट रहे हैं? जब आपका कार्यकाल इतना अच्छा 16 साल आपने चलाया, अब जब हम चुनाव की मांग कर रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? पीछे ना भागे, सामने लड़े, चुनाव लड़े, हम तैयार हैं, हम खड़े हैं। प्रक्रिया फिर वही होगी जो इन लोगों ने खाली ड्राइवर बुलाए, ड्राइवर की सहमति 11 बंदे अपने खड़े कर दिए और हो गए चुनाव की प्रक्रिया जिस ढंग से होनी चाहिए तो फिर करेंगे ना, फिर हम आगे तक पहुँचेंगे। आगामी मानसून के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा में तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और पेयजल व्यवस्था को मानसून से पहले दुरुस्त करने के कड़े निर्देश भी जारी किए। बैठक में जलभराव की समस्या पर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं मंत्री ने एमडीडीए के वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने को कहा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ब्राह्मणवाला आड़त बाजार शिफ्टिंग का कार्य 95% पूरा हो गया है और स्टार वाटर ड्रेनेज परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। आज मानसून को देखते हुए एक सभी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं जो शहर के अंदर काम कर रही है उसकी एक बैठक आहूत की गई है
सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है, ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून हो, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है। जनपद में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान परियोजना समन्वय समिति की बैठक के दौरान विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने तय सीमा में काम न करने वाली एजेंसियों को जुर्माने और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करते हुए ईसी रोड के एक छोटे से कार्य को 6 महीने तक लंबित रखने के संबंधित सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, तो वहीं डीएम ने इस निर्देश से विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद भी की है। मानसून के मद्देनजर उत्तराखंड में 2 जुलाई को एक बड़ा राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक प्रदेश के लगभग 70 स्थानों पर राहत और बचाव तैयारियों का व्यापक परीक्षण होगा। इस अभ्यास में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित सभी जनपदों के अधिकारी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ड्रिल का मुख्य उद्देश्य खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करना है, ताकि राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त और प्रभावी बनाया जा सके। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जून को बैठक लिया था विभागों और जनपदों के साथ में, उसमें यह निर्देश दिया था कि एक मॉक ड्रिल कराई जाए। उस निर्देश के अनुपालन में हम लोग 2 जुलाई को मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में सभी जनपद शामिल रहेंगे और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जिन स्थानों पर मॉक ड्रिल हुई है, अक्सर जहां होती है, उन स्थानों से हटके अन्य स्थानों पर किया जाए, ताकि वहां के लोग भी, वहां के अधिकारी कर्मचारी भी इसकी बारीकियों को समझ सकें, देख सकें और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें, ताकि जब कभी भविष्य में आपदा की स्थिति बनती है तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसमें सभी विभागों का विभाग रहेंगे और इसके साथ साथ जो आपदा से राहत बचाव के उपकरण है उसकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। देहरादून की धौलास आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस परियोजना में पेयजल, बिजली और एसटीपी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं सुरक्षित कर ली गई हैं। एमडीडीए के अधिकारियों के मुताबिक जुलाई के अंतिम सप्ताह से आवंटियों को आवास का कब्जा सौंपने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी जाएगी। लाभार्थियों को बसाने की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। इस परियोजना के शुरू होने से आवंटियों को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही उनके घर का सपना साकार भी होगा। ये क्षेत्र के व्यवस्थित विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। नहीं, देखिए, धौलास परियोजना हमारी जो हमारे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने बनाया था वो कंप्लीट हो गया है और अगले महीने से हम उसका पजेशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके पहले वहाँ पर जो एसटीपी है, जो पेयजल है, बिजली आपूर्ति है, वो सब व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, तो हम लोगों ने कर लिया। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह से हम लोग उनको कब्जा दे करके वहाँ उनका। उत्तराखंड पर्यटन विभाग एडवेंचर टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तेजी के साथ काम कर रहा है। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गवरियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पर्यटन विकास परिषद की बैठक में वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। विभाग अब टोस नदी में रिवर राफ्टिंग के नए क्षेत्रों को विकसित करने की तैयारी में है, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री क्षेत्र में स्नो लेपर्ड टूरिज्म शुरू करने की भी पहल की जा रही है, जो राज्य में साहसिक पर्यटन को एक नया और अनूठा आयाम प्रदान करेगा। इसमें देखिए, आपने देखा होगा कल बोर्ड की जब बैठक हुई है तो उसमें पूरे साल का हम लोगों ने एक कैलेंडर फाइनल किया है। इसमें अल्ट्रा मैराथन को तो हमने सम्मिलित किया ही है और साथ ही साथ आपने देखा होगा सूर्या देवभूमि चैलेंज के नाम से ट्रेल रनिंग भी हम लोगों ने करवाया था।
तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग सारे जनपदों में हम लोग करते हैं, चाहे हम नेशनल उसके पैराग्लाइडिंग गेम्स की बात करें, एक्यूरेसी गेम्स की बात करें, चाहे उस कंपटीशन की बात करें, या राफ्टिंग के संबंध में हो, इसके संबंध में डिटेल में हम लोगों ने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी किया है। और नए क्षेत्रों को खोलने की भी बात कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे टोन्स रिवर है, और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं आपके रिवर राफ्टिंग के लिए, वो गंगा में ही आते हैं या शारदा में जाते हैं, और बरसात के समय में कोसी में जाते हैं। तो ये एक नया एरिया हम लोग खोल रहे हैं, जो टोन्स को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसको डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें विदेशों से भी एक्सपर्ट्स हमारे आए थे, और उन्होंने पूरे बीजेपी मुख्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डॉक्टर मुखर्जी को वैचारिक पुरुष बताते हुए 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उनके बलिदान को याद किया। पार्टी ने 23 जून से 6 जुलाई तक स्मृति कार्यक्रमों की घोषणा भी की, जिसमें बूथ स्तर पर पुष्पांजलि, वृक्षारोपण और जिला स्तरीय गोष्ठियां शामिल हैं। महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब की स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे, और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी प्रत्येक जिलों के अंदर। उसकी तिथि हमने कल तय कर चुके हैं। 6 जुलाई के अंतर ही सब कार्यक्रम होंगे, और इस बार उनकी 125वीं जयंती है। 6 जुलाई को 125वीं जयंती के कार्यक्रम में हम कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने वाले हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी के संदर्भ में एक कार्यक्रम की श्रृंखला पार्टी देगी। सचिवालय घेराव के दौरान कांग्रेस द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कड़ा पलटवार किया है। इस दौरान बहुगुणा ने इन आरोपों को निराधार और तथ्यों से पूरे बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति कर रही है और राहुल गांधी की तर्ज पर हिट एंड रन की नीति अपनाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। मंत्री के मुताबिक कांग्रेस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और पार्टी सड़क से लेकर सदन तक केवल बेबुनियादी बयानबाजी कर अपनी राजनीति चमका रही है। आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से निवेदन यही करूंगा कि जब भी कोई आरोप लगाता है तो उसको शुद्ध करिए। आप सदन के अंदर भी आते हैं, आप झूठे तथ्यों को सदन में रख देते हैं। कि कांग्रेस की मैंने पिछले 10 साल में, जब से मैं एक्टिव राजनीति में हूं, मैंने एक कार्यप्रणाली देखी है कि कांग्रेस हिट एंड रन राजनीति कर रही है। सेम उनके नेता जैसे, जो उनके शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, एकदम सेम पैटर्न पे यहाँ की कांग्रेस भी काम करती है कि एक आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर दूसरा आरोप लगाओ, फिर भाग जाओ। लेकिन सबूत कांग्रेस आज तक ना सदन के अंदर दे पाई, ना सदन के बाहर दे पाई। भू कानून जैसा कड़ा कानून अगर उत्तराखंड में लाने की किसी ने हिम्मत करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। नकल विरोधी कानून अगर लाने की कोशिश करी, किसी ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दंगा विरोधी कानून लागू करने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेताओं की अनुपस्थिति पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कड़ा प्रहार किया है। इस दौरान शम्स ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए योग से दूरी बनाए रखती है। उन्होंने साफ कहा कि योग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ा है। शादाब शम्स ने कांग्रेस को सलाह दी है कि योग को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर योग विश्व दिवस मनाया गया
और हमने देखा कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो आध्यात्मिक राजधानी है सनातन की, जहां से योग निकला है, वहां योग से दूर नजर आए कांग्रेस के तमाम नेता। कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति का डर तो नहीं है? क्या बार बार जो डराया जा रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, मुसलमान योग ना करें, तो उधर मुस्लिम कुछ तथाकथित पॉलिटिकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी साइलेंट बनकर वोट बैंक की राजनीति करी। इतना नीचे क्यों गिर रही है कांग्रेस? अपनी संस्कृति का विरोध? अरे राजनीति कीजिए, राजनीति के अलग अलग मुद्दे होते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगे न लगे, लेकिन भारतीय संस्कृति का डंका जिस योग से पूरी दुनिया में मचा हो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सचिवालय कूच पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के प्रदर्शन को दलील कूच करार देते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने शासनकाल में पार्टी को अवैध खनन, भूमि कब्जों और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे दिखाई नहीं देते थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में यही गलत कार्य पनपे जिस पर उस समय पार्टी मौन रही। बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंदोलन को जनता के हितों के बजाय मात्र एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। देखिए, ऐसा है, इनको पहले तो अपने ही कांग्रेस कार्यालय में जाकर दलाली कूच जो होनी है वो करना चाहिए। क्योंकि इनको अपने कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से इन्होंने बंदर बाट करी हुई थी और पूरी खुली छूट दी थी भूमाफियाओं को, उसको भी देखना चाहिए। 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि इन्होंने एकदम खुली छूट दी हुई थी कि कोई भी आए खरीद फरोख्त करे। ये सारी चीजों का इन्होंने पूरा बंदर बाट किया हुआ था। लेकिन धामी सरकार ने 250 वर्ग मीटर आवासीय रूप में देने का एक कड़ा निर्देश जारी किया और इस सबसे सख्त भू कानून उत्तराखंड में धामी सरकार नहीं लाया। लेकिन भू कानून से निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो इनके भू माफिया थे कांग्रेस के, वही छिटक कर सामने आ रहे हैं, जिससे इनके पेट में मरोड़ होना शुरू हुआ है। तभी मैं इन्हें कह रही हूँ कि दलाली कूच एक अपने कांग्रेस कार्यालय में भी इनको करनी चाहिए, क्योंकि इनको वो नहीं दिखता कि 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उस पर ये फेविकोल की पूरी बोतल गटक लेते हैं, उस पर इनकी चुप्पी आ जाती है, क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रति इनका अथाह प्रेम दिखने लग जाएगा। तो ये सारी चीजों को इनको आकलन करना चाहिए और ये ढोंग परपंच खत्म करके अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार आपकी प्रभारी आती है और प्रदेश अध्यक्ष को बाहर खड़ा कर दिया जाता है गेट कीपर की तरह, तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे। मध्य पूर्व के तनावपूर्ण हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और सभी परस्पर निर्भर हैं। उन्होंने जोर दिया कि युद्ध और संघर्ष से वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और समुद्री मार्गों की निर्बाध आवाजाही की वकालत की है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि वैश्विक शक्तियों के प्रयासों से जल्द ही संघर्ष समाप्त होगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए, जब देश में आज सभी देशों के साथ सबके संबंध हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन अभी जो स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब युद्ध के बादल होते हैं तो अनिश्चितताएं बढ़ती हैं, शांति होती है तो ठीक प्रकार से सब चलता रहता है, सप्लाई चेन बाधित नहीं होती है। अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति के प्रस्ताव हस्ताक्षर हुए थे, 60 दिन का उसमें समझौता हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही बमबारी शुरू हो गई। तो कभी शांति दिखाई पड़ती है होती हुई, कभी दिखाई पड़ता है कि युद्ध चलेगा।
तो अनिश्चितता का दौर है और ऐसे दौर में हर देश की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं, उनके लिए प्रबंधन करना होता है और वहां की जनता सफर करती है सभी देशों की। तो मुझे लगता है कि जल्दी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें लगी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी G7 की बैठक में बेबाक रूप से बोला है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, हॉर्मुज में निर्बाध जहाजों की यात्रा होनी चाहिए और इस पर गंभीरता के साथ सभी देश बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी कोई रिजल्ट निकलेगा। सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के मकसद से परिवहन विभाग ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर नेता चमोला के मुताबिक अब स्कूल बस और स्टेज कैरेज चालकों के लिए हर माह विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 24 जून को IDTR झाझरा से होगी। विभाग ने प्रति माह 600 चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें उन्हें सुरक्षा नियमों और फर्स्ट रिस्पोंडर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये निःशुल्क प्रशिक्षण विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में नियमों के प्रभावी अनुपालन और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास होगा। है हर वर्ष, उसमें तो हम अवेयरनेस एक्टिविटीज करते ही हैं, लेकिन इस साल के लिए इस वर्ष हमने हर जॉनर को, जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक भी हैं, तो इनको लेकर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हमने एक शेड्यूल बनाया है अपने देहरादून जनपद के लिए, जिसमें सबसे पहले जितने भी स्कूल बसेस में या स्कूल वैन्स में जो चालक है या अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए अवेयरनेस एक प्रोग्राम एक दिन का हम IDTR में आयोजित करने जा रहे हैं और ये 24 जून से पहला इस तरह का एक ट्रेनिंग शेड्यूल हमने IDTR झाझरा में रखा है। इसमें जो स्कूल्स हैं उसके लगभग 45 चालक और अटेंडेंट्स जो है वो प्रतिभाग करेंगे, जिसमें उनको अवेयरनेस के बारे में, स्कूल बसेस से संबंधित जो भी नए रेगुलेशंस हैं, बच्चों की सेफ्टी के बारे में ये सब जानकारी दी जाएगी। और ये प्रति माह हमने जो टारगेट है वो 600 चालकों का रखा है। विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच मसूरी में विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान परियोजनाओं में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बजट और टेंडर पास होने के बावजूद कई कार्य लंबे समय से लंबित हैं। गामा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि संबंधित अधिकारी और ठेकेदार समय पर जवाबदेह नहीं हुए तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। विकास में बढ़ती गई लापरवाही अब बड़ा मुद्दा बन सकती है। सर, मसूरी विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पूर्व में स्वीकृत तो हैं लेकिन धरातल पे नजर नहीं आ रही। ये मसूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ और वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं भी देख रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जब अब हमें मौका मिले तो उन समस्याओं का जो है प्राथमिकता के आधार पे उनको ठीक किया जा सके, उनको शुरू किया जा सके। इसलिए पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ और समस्याएं भी दिख रही हैं और समस्याओं के साथ साथ जो समस्याएं का समाधान हो सकता था, कुछ जैसे कल मैं गया था तो कल कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार ने पैसा तो आवंटित कर दिया, टेंडर भी हो गए, लेकिन काम अभी तक अधूरे हैं। ऐसी वहाँ जो हमारे माल देवता से जो है जहाँ आपदा आई थी, कल उस क्षेत्र में पूरा मैंने घूमा है और वहाँ जो है पानी भी गांव वालों को अभी पानी भी कई जगह पानी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्षेत्र में जा रहा हूँ, लगातार मसूरी घूम रहा हूँ। जो मसूरी की जो विधानसभा है, जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में उसका समाधान हो सके। अच्छा, मसूरी दिनेशपुर में क्षेत्रीय बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। समिति के विभिन्न पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 जून से 28 जून तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। मतदान की प्रक्रिया
आगामी 5 जुलाई 2026 को संपन्न होगी। कोर कमेटी के अध्यक्ष तारक बछाड़ ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण चुनाव के सुचारू संचालन के लिए एक चयन समिति का भी गठन किया जा चुका है और सभी जरूरी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिवपाल गोलदार जी एबी कोर कमेटी में है, वीरेंद्र मंडल जी कोर कमेटी में है और निरंजन गरामी जी है, नरेश तपाले जी, विकास बैरेगी जी, गोपाल चक्रवर्ती जी। ये लोग चुनाव सेंटर अगर विशेष नहीं होता तो विशेष परिस्थिति में किसी पद के लिए अगर वोटिंग किया गया था तो विशेष परिस्थिति में 10 लोगों के साथ 2 लोग और आउट होगा, जो प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष है और वहाँ में 3 पद है और संगठन सचिव 2 पद है, कोऑर्डिनेटर 1 पद है, मीडिया प्रभारी 1 पद है, उसके बाद सोशल मीडिया प्रभारी 1 पद है, ऑडिटर 1 है। कुल जो है 14 पद है और इसमें 21 जो है सदस्य होंगे। इस पद के बाद चुनाव प्रक्रिया होना है और 5 बजे जो है हम लोग इसका रिजल्ट देंगे। ये जो जगह जो है स्कूल एसडी सुरेंद्र इंटर कॉलेज में होना है, सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज दिनेशपुर में, यहाँ पर होना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।